देखिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फीचर्स। तो देखिए पाइथन जो है वो दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनसे कैसे अलग है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। अब पाइथन की जो मेन फीचर्स हैं जो पाइथन को बाकी की लैंग्वेज से अलग बनाती है उसमें क्या क्या है वो अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो आपका आता है इजी टू रीड लर्न एंड राइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि पाइथन जो है वो सिंपल है। पाइथन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी आप इसको रीड करो या कोई भी कोड लिखो तो आपको ऐसा लगना चाहिए आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिख रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करवाना है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो अगर आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो हेलो प्रिंट करवाने का, तो सी में जब हमें हेलो प्रिंट करवाना होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं हेडर फाइल। ठीक, तो सबसे पहले आपका हेडर फाइल आएगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है मैन फंक्शन। मैन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप लिखते हो प्रिंटफ और यहाँ पे कहीं जाके हम लिखते हैं हेलो और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है सेमीकोलन। तो इस पूरे के पूरे कोड में हमें ऑल एंड एवरेज क्या समझ में आया? टारगेट क्या था? सिर्फ हेलो को प्रिंट करवाना। तो सिर्फ हेलो को प्रिंट करवाने के लिए हमने कितना कुछ लिखा। यही अगर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आप जावा जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसी को अगर आप जावा में लिखोगे तो सेम सिंटेक्स वहां पे आएगा कि आपको कोई ना कोई पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट अगर आप पैकेज इंपोर्ट करते हो तो दैट इज जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ठीक है, उसके बाद में आपको क्लास बनाना पड़ेगा, तो आपने हेलो के नाम से क्लास बना दिया। उसके बाद में यहाँ आपका मैन फंक्शन आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पे आपका कंबाइनर आर्गुमेंट आता है स्ट्रिंग, और जो भी आप स्ट्रिंग का नाम लिखते हो ARG, और इसमें जाके आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप लिखते हो। तो मतलब अगेन क्या करना था? करना तो हेलो प्रिंट था, तो छोटा सा टारगेट था हेलो प्रिंट करना, पर उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस जो कोड्स की हैं वो कितनी ज्यादा है। अब इन सब के एवज में पाइथन को किस तरह से बनाया गया? पाइथन को सिर्फ इस तरह से बनाया गया, आपका टारगेट क्या है? प्रिंट करना। हाँ, तो बाकी सारी चीजों को भूल जाओ और सिर्फ लिख दो प्रिंट हेलो। अगर मैं इन सब के कंपेरिजन में सिर्फ एक लाइन लिख दूं, ओनली द सिंगल लाइन, तो विच इज सफिशिएंट इन पाइथन। ना आपको किसी टाइप का कोई हेडर फाइल, किसी टाइप का कोई पैकेज, किसी टाइप का कोई मैन क्लास, कुछ भी नीड नहीं है। ओनली द सिंगल लाइन इज सफिशिएंट। और टारगेट क्या था? करना तो यही था ना। बट प्रॉब्लम क्या था? बाकी के लैंग्वेजेस में क्या होता था, आपको कोई भी इनबिल्ट फंक्शन जब यूज करना होता था तो उससे पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती थी। कहीं को हेडर फाइल बताना होता था, कहीं कोई मैन फंक्शन का रोल था। पाइथन में सब कुछ हटा दिया गया और सिर्फ क्या फोकस किया गया? आपका मैन टारगेट क्या है। इसीलिए पाइथन इज सिंपल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। तो अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन इतना सिंपल है क्योंकि यहाँ पे कोड जो आएगा वो आपका मिनिमम नंबर ऑफ लाइन में आप लिख सकते हो। तो दिस सिंपल लाइन सफिशिएंट। ठीक है, तो क्लियर पहले, यानी पाइथन सिंपल है इसका मतलब क्या है? तो हमने क्या लिखा? पाइथन सिंटैक्स इज डिजाइन्ड टू बी क्लीन एंड ह्यूमन रीडेबल which makes it an excellent language for the beginners and accept less and less code is required। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे? हम क्या बोलेंगे कि आपको कम से कम लिखना है। less code is required to accomplish task compared to the other languages just like the Java, C और C++, जो भी आप बोलो। तो जावा, सी या C++ में जो आप कोड लिखते थे उसके कंपैरिजन में पाइथन में मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिखना है, और वो भी इतनी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होगी कि आसानी से समझ में आ जाएगी। इसीलिए हम पाइथन को क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। द सेकंड आपके पास आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन कैसा लैंग्वेज है? पाइथन आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, नॉर्मली क्या है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब? क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। जब भी किसी लैंग्वेज को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके, या तो हम उसको कंपाइल करें या उसको हम इंटरप्रेट करें। तो कंपाइल करने का मतलब क्या हुआ? सारा का सारा सोर्स कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और अगर उसमें किसी टाइप का कोई भी एरर हुआ तो डिटेक्ट करेगा
और वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका एरर फाइंड नहीं होता। इंटरप्रेटेड लाइन में क्या होता है, सिंपल सा कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। आपने पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, आपने दूसरा लाइन एग्जीक्यूट किया, उसका आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो पाइथन को इंटरप्रेटेड इसीलिए बनाया गया है कि हर एक लाइन को आप आसानी से डीबग कर सकते हो। आपने एक लाइन लिखा, उसी का आउटपुट दिख जाएगा, फिर आपने एक लाइन लिखा, फिर आपको उसका आउटपुट दिख जाएगा। इसीलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड रखा गया कि आप हर एक लाइन का आउटपुट साइमल्टेनियसली विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग द कोड इज एग्जीक्यूटेबल लाइन बाय लाइन, ठीक है। एंड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, जो भी पाइथन का इंटरप्रेटर है जिसे हम कहते हैं पीवाई, जो हम समझेंगे, एंड दिस अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक। एक अच्छी बात क्या हुई, आपने एक लाइन लिखा, उसी वक्त आपको पता चल गया कि आने वाला है, फिर आपने दूसरा लाइन लिखा, उसी वक्त आपको पता चल गया, जिसकी वजह से अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई एरर है तो उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, डिबग किया जा सकता है, ठीक है। एंड अनलाइक कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, जो बाकी की कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है लाइक सी और सी प्लस प्लस, पाइथन रन्स कोड डायरेक्टली विदाउट नीडिंग टू कंपाइल इट। तो पाइथन में हमें कंपाइलेशन का नीड ही नहीं है, हम डायरेक्ट उसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट ही करते हैं। इसीलिए पाइथन को क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्लियर। थर्ड आपके पास आता है डायनेमिकली टाइप्ड। तो पाइथन में सिंपल सा हम क्या कहते हैं कि जब भी अगर आपको कोई भी डेटा टाइप लेना होता है, जो हम पहले सीख भी चुके हैं कि जब भी आपको कोई भी डेटा टाइप का नीड रहेगा तो आप पाइथन में जो भी डेटा टाइप होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू 2 लिखा, तो आपको ये बताने का नीड नहीं है एक्स किस टाइप का डेटा कंटेन कर रखा है। एक यही चीज अगर आप सी या सी प्लस प्लस या जावा में लिखोगे तो आपको ये लाइन पूरा लिखना पड़ेगा, इंटीजर एक्स इक्वल टू 2, मतलब 2x का वैल्यू है और ये किस टाइप का, इंट टाइप का। बट पाइथन क्या कहता है, पाइथन ये कहता है कि आपको डेटा टाइप का टेंशन लेने का नीड नहीं है, बस आप तो वैल्यू दो, डेटा टाइप हम ऑटोमेटिक असाइन कर देंगे। डेटा टाइप होते यहाँ पे भी है, बट वो डेटा टाइप यूजर का प्रॉब्लम नहीं है। लाइक सी, सी प्लस प्लस या जावा में किसी की भी हम बात करें तो देखो नॉर्मली सी का प्रोसीजर वे क्या होता है। लाइक सी में अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं, जैसे मान लीजिए सी में आपने ऐसा कोई कोड लिखा, तो सी में जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये कोड ऐसा दिख रहा है, बट ये कोड कंपाइलर के पास कैसा जाएगा, तो कंपाइलर के पास ये कोड ऐसा नहीं जाने वाला है। सी में काम करने का तरीका क्या होगा, ये जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एग्जीक्यूट होगी, और इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के अंदर इस प्रिंटफ फंक्शन का सारा कोड है। तो जो भी आपका कंपाइलर होगा उस कोड को वहां से उठा के लेके आएगा और इस फंक्शन की जगह उस कोड को पुट कर देगा, और फिर उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब आपने भले ही फंक्शन को कॉल किया है, पर कंपाइलर का ड्यूटी क्या है, कंपाइलर का ड्यूटी है उस फंक्शन की जगह उसके कोड को कॉपी ला के पेस्ट करना, बट वो आपको कभी नहीं दिखेगा क्योंकि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपाइलर। और ऐसा ही अब वेरिएबल के कोरेस्पॉन्डिंग हम देखें तो हम यहाँ पे ये कोई परमिशन दिया गया कि आपने यहाँ कोई वेरिएबल लिखा, तो यहाँ पे क्या ऐसा कोई परमिशन दिया गया कि आप वेरिएबल लिख लो, डेटा टाइप हम डिसाइड कर लेंगे, तो ऐसा कोई परमिशन तो दिया ही नहीं गया। तो पाइथन वालों ने एक कदम आगे जाके सोचा, अरे पहले वाली लैंग्वेजेस भी डायनेमिक थी बट वो डेटा टाइप को लेकर डायनेमिक नहीं थी, वो और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती थी जिसमें यूजर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना होता था, तो इनडायरेक्टली उस सिंटैक्स को कॉल करती थी और कुछ चीजें आप नहीं लिखते थे बट कंपाइलर उसको वहां से उठा के कॉपी करके और आगे पास करता था ताकि नेक्स्ट जब एग्जीक्यूशन हो तो वहां दिक्कत ना हो। तो पाइथन को एक लेवल आगे रखा गया और पाइथन में क्या बोला गया कि जो फ्रीडम सी, सी प्लस प्लस में फंक्शनल सिंटैक्स को लेके की गई है, फंक्शनल सिंटैक्स लाइक प्रिंटफ को हम जब कॉल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को कॉपी करके वहां पुट कर देगा। तो उन्होंने यही चीज क्या बोली कि जब फंक्शन के लिए किया जा सकता है, हाँ तो डेटा टाइप के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। तो यही फ्रीडम उन्होंने डेटा टाइप को दिया और उन्होंने बोला कि ये जो तरीका है ये सी, सी प्लस प्लस या जावा का तरीका है जहां पे आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है। बट पाइथन ने क्या बोला कि यू डोंट वरी अबाउट द डेटा टाइप, आप तो बस वैल्यू डिसाइड करो, डेटा टाइप जब ये चलेगा हम लगा देंगे, पर लगेगा जरूर, ये मत सोचना डेटा टाइप नहीं है, वो है बट आपको लगाने का नीड नहीं है। तो जब भी ये चलेगा
अंदर जो इंटरप्रेटर रहेगा उससे पहले इंट लगा देगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। आपने यहाँ x इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया 2.5, तो आपने कुछ नहीं लगा, बट जब भी एग्जीक्यूट होगा इससे पहले फ्लॉट लगा दिया जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो यूजर का हेडेक कम कर दिया कि आप किस पे फोकस करो, आप वैल्यू पे फोकस करो, डेटा टाइप पे हम फोकस कर लेते हैं कि जब भी ये कोड चलेगा डेटा टाइप आपको पुट करना है तो हम वहां लाके पटक देंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। इसीलिए वैल्यू डेटा टाइप को डिसाइड करता है, जो कैसा होगा, जो डायनेमिक होगा। तो आपको डेटा टाइप लगाने का नीड नहीं है, आप सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसको डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा पाइथन वो कैसा है, वो डायनेमिक, ठीक है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली इन्फर्स द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल एट रन टाइम। होगा जरूर, ये हमेशा याद रखना है, गलतफहमी मत पालना। आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता, डेटा टाइप होता है, बस आपको लगाना नहीं पड़ता। तो हम पढ़ेंगे तो सही ना, हम तो पूरे डेटा टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप डेटा टाइप को समझोगे नहीं, आप इंटरनल क्या एक्टिविटी हो रहा है वो कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो रन टाइप जो भी पाइथन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको इंसर्ट कर देगा, एंड डोंट नीड टू डिक्लेयर टाइप एक्सप्लिसिटली। तो आपको लिखने का नीड नहीं है, कौन लिखेगा, ऑटोमेटिक रन टाइम पे जो इंटरप्रेटर है वो आपका डिसाइड कर लेगा। तो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ पाइथन, ठीक है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो हमने पढ़ा पहले कि ये डिफरेंट डिफरेंट पैराडिज्म को लेके पाइथन बनाए गए हैं, तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो पाइथन के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट किए गए। क्लास, object, abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. You can implement all the concept in Python, जो हम डिटेल से आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो Python support object oriented programming, allowing for the creation and use of classes and objects, ठीक है। and it includes features like inheritance, encapsulation, polymorphism। यहाँ सारी की सारी फीचर्स होती हैं जो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का एक पूरा डिटेल्ड सेक्शन है वहां पे पूरा आपको समझ पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? अगर आप किसी भी लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करते हो तो आपके लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मली होता क्या है, जब हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का तो हम सिंपल सा कहते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी कोड लिखा, व्हाटएवर द कोड इनसाइड है, आपने यहाँ पे कोई भी कोड लिख रखा है, तो जो भी ये कोड है इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा सोर्स कोड, ये है हमारा सोर्स कोड। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामर अपनी जान देगा पर अपना सोर्स कोड नहीं देगा। विंडोज एज ए सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो क्या आपके पास उसका सोर्स कोड है? क्योंकि अगर उसका सोर्स कोड आपके पास होता तो अगले बिल गेट्स फिर आप ही बन जाते। आपके पास सिर्फ उसका आउटपुट है जो आप एग्जीक्यूट करते हो, बट उसका इंटरनल कोड क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हमारा मेन काम है हमारे सोर्स कोड को बचा के रखना, क्योंकि अगर आपके पास सीधा सोर्स कोड है तो इस सोर्स कोड को तो आप कहीं पे भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम किसी को सोर्स कोड तो नहीं दे सकते, तो हम उसे क्या देते हैं, हम उसका आउटपुट फाइल, उसका ऑब्जेक्ट फाइल देते हैं। तो जितनी भी C++ जैसी लैंग्वेज थी उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ करता था, उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करते हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपने विंडोज यूज किया तो विंडोज में आपने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो विंडोज की हेल्प से ये एग्जीक्यूट होगा और जो भी ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट कोड बनेगा वो सिर्फ विंडोज पे ही चलेगा। ऑब्जेक्ट कोड मतलब आपका आउटपुट फाइल, बट वो दूसरे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा ही नहीं। हो सकता है यही आपने मान लीजिए लिनक्स में बनाया होगा, तो अगर आपने लिनक्स में बनाया तो सिर्फ लिनक्स पे चलेगा, बाकी कोड और कहीं चलेगा ही नहीं। तो ऐसा तो हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास में बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आउटपुट को लगाएं और हर बार बनाएं, तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई भी लैंग्वेज जो इस फीचर को सपोर्ट करता है जहां पे एक कोड सिर्फ एक ही ओएस पे चले दूसरे पे ना चले, उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग। तो जावा
पाइथन इन सबको कैसा बनाया गया है, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जो भी आपका कोड है, कोड तो हर जगह चलेगा, बात कोड की नहीं है, बात ऑब्जेक्ट कोड की। तो जो आपका इंटरमीडिएट कोड है वो आप विंडोज में भी चलाओ, लिनक्स में भी चलाओ, मैक में भी चलाओ, जहां चलाना हो वहां चलाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा लैंग्वेज जिसका इंटरमीडिएट कोड जो कभी भी सोर्स कोड नहीं होगा, उसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एग्जीक्यूट कर पा रहे तो उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और पाइथन इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि पाइथन के कोड को, मतलब उसके ऑब्जेक्ट कोड को या जो भी इंटरमीडिएट कोड है, आप कहीं पे भी फ्रीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको कोड को बार बार लिखने का नीड नहीं है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, विंडोज पे अलग लिख रहे हो, लिनक्स पे अलग लिख रहे हो, तो कोड को सिर्फ एक बार लिखो, कोड को सिर्फ एक बार लिखो, फिर जिस भी मशीन में, जिस भी ओएस में आपको चलाना, आप हैप्पीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस फीचर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीनिंग पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, विदाउट मॉडिफिकेशन एज लॉन्ग एज पाइथन इज इंस्टॉल। बस उसमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी आपको किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करने का नीड नहीं है। क्योंकि अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, पर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए पाइथन कैसा है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो पाइथन को कैसा रखा गया है, पाइथन को ओपन सोर्स फ्रीवेयर रखा गया। उसकी वजह से उसकी लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी टाइप का आपका नीड है, हर एक नीड के पीछे कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा। तो उससे क्या हुआ, अगर आपको बने बनाए फंक्शंस मिल रहे हैं या बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल रही है, तो आपको कोड तो नहीं लिखना ना, आपको बस उन फंक्शंस को डायरेक्ट यूज करना। इसलिए पाइथन सपोर्ट रिच नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो पाइथन कम्स विद ए वेस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पाइथन की, दैट प्रोवाइड्स मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस फॉर टास्क, लाइक आपको फाइल हैंडलिंग करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन करना है, वेब सर्विसेज चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन चाहिए, हर एक के लिए यहाँ पे आपका एक लाइब्रेरी डिफाइंड है, हर एक के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइल हैंडलिंग करना है, आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। तो अगर आप फाइल हैंडलिंग की बात करो तो आप फाइल हैंडलिंग सी में करो, C++ में करो या जावा में करो। अगर आप इनमें फाइल हैंडलिंग करते हो तो सिर्फ एक फाइल को रीड राइट करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ लाइंस। बट यही अगर आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन में फॉर एग्जांपल अगर आपको CSV फाइल को रीड करना है या एक्सेल फाइल को रीड करना है तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक लाइब्रेरी बनाएगी जिसे हम कहते हैं पांडास। तो पांडा लाइब्रेरी का यूज क्या है, ओनली फाइल रीड करना। और कमाल की बात पता है क्या, सिर्फ एक लाइन में, इन ए सिंगल लाइन यू कैन इजीली रीड, राइट और मॉडिफाई योर फाइल। बट वही काम अगर हमें सी में, C++ में या जावा में करना हो तो n नंबर ऑफ लाइंस लिखना पड़ता है। तो उस लाइब्रेरी की वजह से क्या हुआ, फाइल को हैंडल करना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई जॉब हो, क्योंकि एक लाइन में सब कुछ होने वाला। ठीक है, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइज, ये हमने पढ़ ही लिया पहले कि पाइथन क्या है, पाइथन जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जितनी भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो भले ही आपके प्रोसीजर्स हो, मॉड्यूलर्स हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या इवेंट ड्रिविंग हो, सारे के सारे फीचर्स को मिला के पाइथन बनाया गया है। इसीलिए पाइथन क्या है, पाइथन ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइज लाइक प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, इवेंट ड्रिविंग एंड सो ऑन, है ना। वो सारे के सारे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है लार्ज कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो वही अगेन पाइथन क्या है, फ्रीवेयर है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। अगर आपको लगता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप जो भी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, हर एक लाइब्रेरी का कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप जाओ उस कोड का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, और आपको लगता है कि उस कोड को चेंज करके आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसलिए उस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो भी पाइथन के सपोर्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा इसका सपोर्ट। तो पाइथन हैज ए मैसिव एक्टिव कम्युनिटी विच मीन्स एक्सटेंसिव सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरीज फॉर नियरली एवरी एप्लीकेशन। मतलब आपको किसी भी टाइप का कोई भी एप्लीकेशन अगर बनाना है और आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आता है, देखो क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना सबसे आसान कहाँ से होता है, उसके खुद के डॉक्यूमेंट से। तो हर एक
इन्वेंटर जो भी उसको बनाता है, कोई भी बनाए, उसका डॉक्यूमेंट जरूर देते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में वो हर चीज़ के बारे में बताता है कि ये फंक्शन ऐसे काम में लिया जाएगा और साथ में उसके एग्जाम्पल भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, बस वो डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना आना चाहिए। वहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हो, कहीं और जाने का नीड ही नहीं। ठीक है। और जितनी भी लाइब्रेरी, लाइक आपको नमपाई यूज़ करना है, नमपाई इज बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेशन जस्ट लाइक द मेट्राइसिस। आपको मेट्राइसिस का किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करना है, आप नमपाई में विद इन द लाइन कर सकते हो। पांडास, किसी भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, फाइल को रीड राइट से रिलेटेड काम करना है, उसके लिए स्पेशली पांडा बनाया गया है। ठीक है। टेंसर फ्लो, बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड अगर आपको कोई भी काम करना है तो वहाँ टेंसर फ्लो काम आ गया। फ्लैस्क आ गया जो मोबाइल को सपोर्ट करता है, जेंगो आ गया जो आपके डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो खूब सारे पाइथन के फ्लेवर्स हैं जिसका यूज कहाँ कर सकते हो आप, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड मोर। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड को पाइथन ने क्या दे रखा है, अपना एक लाइब्रेरी। आप एक लाइब्रेरी और एक ना कह के आप ये कह सकते हो हर एक फील्ड के पीछे एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। और कमाल की बात क्या है, उन लाइब्रेरीज में डे टू डे मॉडिफिकेशन होता रहता है। आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक लाइब्रेरी आई जिससे आप ग्राफ बना रहे हो, मान लीजिए मैटप्लॉटलिब आ गया, तो मैटप्लॉटलिब से बहुत अच्छा ग्राफ बनता है, बट बाद में उसी को मॉडिफाई करके मान लीजिए साइलैब बना दिया गया। तो हो क्या रहा है, आज आपने एक लाइब्रेरी सीखा, आपको थोड़ा सा बहुत भी ऐसा लगा कि नहीं यार थोड़ा सा टफ है, तो बहुत मिनिमम टाइम में ऐसा होगा कि महीने 2 महीने में उसका एक और नया मॉडिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, पाइथन में रेगुलर बेसिस पे लाइब्रेरी ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसे यूज करना आसान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है थर्ड पार्टी पैकेज एंड पैकेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, अब देखो बाकी लैंग्वेजेस में और पाइथन में होता क्या है, पाइथन में अगर आपको किसी भी टाइप की नई लाइब्रेरी को यूज करना है, किसी भी टाइप की नई लाइब्रेरी को यूज करना है, तो पाइथन में एक बढ़िया चीज है, बस उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। उसे इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा कमांड होता है, PIP कमांड, जो हम बाद में जैसे जैसे लाइब्रेरीज हम ऐड करेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। तो जब भी आपको कोई भी एडिशनल लाइब्रेरी यूज करना है, जैसे आपको नमपाई यूज करना है, तो ऐसे नमपाई नहीं चलेगा, आपको नमपाई को पहले उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो किसी भी एडिशनल लाइब्रेरी को अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो उसको क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए बहुत ही इजी गोइंग अप्रोच है, इन ए सिंगल कमांड यू कैन इजीली इंस्टॉल इट। इतना इजी तरीका है यहाँ पे चीजों को इंस्टॉल करने का। तो इसलिए पाइथन हैज ए वेस्ट कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल थ्रू द पाइथन पैकेज इंडेक्स, इसे बोलते हैं PYPI। ये पाइथन पैकेज इंडेक्स है जिसके अंदर जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन द सेंस फ्रीवेयर है, तो अलग अलग लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिस भी लोगों ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया उसने एक लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया। अब उस लाइब्रेरी को आप यूज करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इंस्टॉल करो, अब उसे आप भी यूज कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है। और कन्वर्टिंग डाइवर्स यूज केसेस सच एज वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, PIP। ये PIP कमांड है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ऑन द पैकेज मैनेजर अलाउज फॉर इजी इंस्टॉलेशन ऑफ दीज पैकेजेस। ठीक है। तो जब भी हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना होगा हम PIP से इंस्टॉल करेंगे, कैसे वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास हाई लेवल आई गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो 2 टाइप की होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। तो जब आप लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हो, इट मीन्स यू हैव ए डेप्थ नॉलेज ऑफ योर हार्डवेयर, क्योंकि वहाँ आप सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो, तो आपको आपके सिस्टम के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेमोरी कैसे मैनेज होगी, मेमोरी मैनेजमेंट आना चाहिए, फाइल को स्पेस कैसे लोकेट होगा, कहाँ उसका एड्रेसेस होगा। जैसे में हम पॉइंटर्स पढ़ते हैं, एड्रेसिंग स्कीम सीखते हैं सारा का सारा। तो पाइथन में क्या बोला गया कि जितनी भी लो लेवल एक्टिविटी है आप सबको भूल जाओ, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना फाइल डिलीट कैसे होगी, ठीक है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है फाइल मेमोरी कैसे मैनेज होगी, आप भूल जाओ, आप अपने लॉजिक पे फोकस करो, सिर्फ लॉजिक पे। इंटरनल पार्ट पे अगर किसी सिस्टम को या किसी भी इंटरनल रिसोर्सेज को अगर मैनेज करना पड़ा वो पाइथन खुद कर लेगा। तो एक अच्छी बात क्या मिली, ये हाई लेवल है, इसीलिए हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉजिक पे। इंटरनली जो भी अब्स्ट्रक्शन है, लो लेवल अब्स्ट्रक्शन, उसका यूजर को हेडेक ही नहीं लेना। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा है, सी में जब आप पॉइंटर यूज करते हो तो हर वक्त एक टेंशन लगी रहती है कि कहीं पे भी वो गलती से गलत एड्रेस ना एक्सेस कर ले। मेमोरी डाइगलिंग प्रॉब्लम, कई बार ऐसा लगता है कि वो पॉइंटर हमारी मेमोरी को करप्ट ना कर दे, तो वहाँ बहुत सारी टेंशनें होती हैं। आपने एक एड्रेस बना दिया, अब आपने डिलीट नहीं किया तो एड्रेस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम,
आपको लगा कि कहीं वो एड्रेस खाम का कहीं पे क्या ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, तो हमें एक टेंशन लेना होता था। तो एक अलग से हमें एक टॉपिक पढ़ना होता था, बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट। लाइक कैलॉग, मेलॉग, फ्री फंक्शंस हम पढ़ते थे, उनका काम क्या था, प्रॉपर मेमोरी को मैनेज करना। बट पाइथन क्या कहता है, आप टेंशन ही ना लो, आप अपने लॉजिक पे फोकस करो, बाकी काम हम कर लें। इसीलिए इसे क्या बोला गया, इसे हाई लेवल बोला गया। ठीक है, तो पाइथन abstracts away much of the complex details of the machine। मशीन के बारे में कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना, तो प्रोग्रामर्स कैन फोकस ऑन राइटिंग लॉजिक्स इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद लो लेवल डिटेल्स। तो आपको लो लेवल डिटेल पे कोई फोकस नहीं करना, पॉइंटर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, ना 1% टेंशन नहीं। हमारा पूरा दिमाग कहाँ होगा, सिर्फ हमारे लॉजिक के ऊपर। इंटरनल साइड में क्या हो रहा है, मेमोरी कैसे आ रही है, मेमोरी कैसे डिलीट हो रही है, हम टेंशन नहीं लेंगे। उसके लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टूल्स हैं, वो अपने आप ही कर देंगे। तो एक अच्छी बात क्या हो गया, हम सिर्फ लॉजिक पे ही फोकस्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरेक्टिव मोड एंड आरईपी। यहाँ पे पाइथन में जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के हमारे पास में लगभग जितने तरीके एग्जीक्यूशन की हो सकते हैं सारे दिए गए हैं। आप चाहो तो आप इसे एज ए सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसे एज ए डोस एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप चाहो तो आप इसे एज ए जीयूआई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पाइथन में हर तरह के मोड अवेलेबल हैं, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पाइथन प्रोवाइड्स एन इंटरैक्टिव सेल। इंटरैक्टिव सेल का सेल प्रोग्रामिंग में सेल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन, एक एक लाइन पे काम आपका चलता रहेगा। इसीलिए या तो आप इंटरैक्टिव सेल में काम कर सकते हो, वेयर वी कैन एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन को आप देखोगे एंड सी इमीडिएट आउटपुट, मेकिंग इट इजी टू एक्सपेरिमेंट एंड डीबग इन रियल टाइम। ठीक है, अभी जब भी अपन कोड बनाएंगे तो अपन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी सीखेंगे, और एक पूरे कोड को एक साथ कैसे चलाना वो भी सीखेंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है पोर्टेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी? आज के टाइम पे सबसे आसान एग्जांपल है सिम को पोर्ट करवाना। आज हमने देखा, आज हमें एयरटेल का नेटवर्क थोड़ा सा भी बकवास लगता है, हम सीधा धमकी देते हैं कि भाई हम हमारे सिम को पोर्ट कर रहे हैं। और आप सीधा करो ना, एयरटेल को जियो में पोर्ट करो, जियो को रिलायंस पे पोर्ट, रिलायंस तो सॉरी नहीं रहा, जियो को बीएसएनएल में पोर्ट करो, जहां पोर्ट करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोर्टेबिलिटी? पोर्टेबिलिटी का मतलब जो भी आपके फंक्शंस हैं, जो भी आपके फंक्शंस हैं जिसको आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहे हो। अब समझना, अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन का कोई भी कोड लिख रहे हो, मान लीजिए अभी आप घर बैठे बैठे पाइथन का कोड लिख रहे थे, वो विंडोज में लिख रहे थे, ठीक है, बाद में आप कहीं दूसरी जगह गए और वहां पे आपको पता चला है लिनक्स अवेलेबल है, वहां पे विंडोज अवेलेबल नहीं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कोड आपका विंडोज में था उसको एज इट इज पोर्ट करके अब लिनक्स में ले, बिल्कुल उससे आगे का बचा हुआ जो काम लिनक्स में करो ना। जब भी हम सिम को पोर्ट करवाते हैं, मतलब क्या है, सर्विस को कंटिन्यू करना। सिम को पोर्ट करवाने का मतलब ये तो नहीं ना पहले सिम बंद होगी साल 2 साल तक, बोला फिर पोर्ट करवाएंगे, कौन पोर्ट करवाएगा। पोर्ट का मतलब होता है सर्विस को रिज्यूम करना। बस आपने अपना ऑपरेटर बदला है, आपका सर्विस नहीं बदला है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिख रहे थे, मान लीजिए उसमें 100 लाइनें थी, 50 लाइनें हमने विंडोज में लिख दी, फिर हमें कहीं विंडोज नहीं मिला तो हमने लिनक्स में लिख दी, फिर कहीं लिनक्स नहीं मिला तो हमने मैक में लिख दिया। तब इजीली उस कोड को जहां चाहो जिस भी ओएस में इजीली पोर्ट कर सकते हो। देखिए फिर से, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब अलग है, पोर्टेबिलिटी का मतलब अलग है, सेम नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसके इंटरमीडिएट कोड को लेके जाना जिसमें सोर्स कोड नहीं है, और पोर्टेबिलिटी का मतलब उस सोर्स कोड का जो इनकम्प्लीट हिस्सा उसको पूरा करना। तो पोर्टेबिलिटी में आपका कोड पूरा नहीं लिखा गया है, आप उस इनकम्प्लीट कोड को क्या कर रहे हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जा रहे हो, और आपका कोड पूरा बन चुका है, उसको आपने इंटरप्रेट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड बन गया। जो सोर्स कोड नहीं है उसको आप कहीं और लेके जा रहे हो, वो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो दोनों अलग बातें, एक में काम होने के बाद काम होता है और एक में काम करने के दौरान काम होता है। तो काम करते करते अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना है तो क्या बोलोगे, पोर्टेबिलिटी, और काम होने के बाद अगर बदलना है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दीज टू टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सटेंसिवली एंड एम्बेडिंग। ये अच्छी बात है, पाइथन जो है वो दुनिया की हर एक लैंग्वेज के फीचर को सपोर्ट करता है। हाँ, तो हम पाइथन में बाकी का कोड भी लिख सकते हैं। अगर आपको पाइथन में कहीं लग रहा है कि यहाँ सी का कोड लिखेंगे थोड़ा सा आपका
मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होगा या स्पीड ज़्यादा अच्छा होगा, आप तो एक काम करो, पाइथन में सी डाल दो। आपको पाइथन में कहीं ऐसा लगा कि यहाँ जावा का कोड ज़्यादा अच्छा है, हाँ तो पाइथन में जावा डाल दो। तो पाइथन इम्बेडेड है, तो पाइथन के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के कोड को इम्बेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पाइथन अलाउज इंटीग्रेशन विद सी, सी प्लस प्लस कोड, enabling users to extend Python's capability or embedded Python in applications written in other languages। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कोई कोड लिखा है या कोई भी एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड है, आप उसे पाइथन में लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन उसे क्या करेगा, हैप्पीली सपोर्ट करेगा। इसे हम सिंपल से क्या कहेंगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग कह दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड हो गया ना। अरे कहाँ पाइथन का ही पाइथन का कोड था, हमने बोला हमें पाइथन में सी लिखना है, आप एक्सटेंड हुआ ना। तो आप चीज़ों को यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है, आपको देखो पाइथन के इंटरनल पार्ट में अगर आप सी पाइथन यूज करते हो तो इंटरनल साइड में तो सारा का सारा कोड सी में ही लिखा हुआ है। इंटरनल साइड में जो सी का कोड लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है उसने जो फंक्शनल बना रखा है आपके पास उससे अच्छा तरीका है। आप एक काम करो ना, वो सारा का सारा सी का कोड तुम ही लिख दो, फिर उस लाइब्रेरी को आपको कॉल नहीं करवाना पड़ेगा, आप अपनी लाइब्रेरी बना के कॉल कर सकते हो। इसीलिए एम्बेडिंग का भी नीड पड़ता है। अगर आपके पास में किसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का और बेटर तरीका है इन अदर लैंग्वेजेस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है गार्बेज कलेक्शन। इट इज मच एंड मच पावरफुल फीचर। गार्बेज कलेक्शन मीन्स व्हाट, यू आर फ्री फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट। अभी अभी हमने क्या बोला कि पाइथन है वो हाई लेवल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें इंटरनल लो लेवल पे जो भी हमारी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका हेडेक ही नहीं है। हाँ तो कौन ले रहा है उसके हेडेक, कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जो आपको ये बोल रहा है मैं हूँ तुम टेंशन ना लो। तो कौन है वो जिसकी वजह से हमें टेंशन फ्री होके हाई लेवल काम करना पड़ सकता है, उसे हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर अपने आप में एक सिंपल सा टूल है जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी को वॉच करता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया और अब आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब जब भी आपको लगेगा कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है या अनवांटेड हो रहा है, वो उसे ऑटोमेटिक क्लियर करता रहेगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। जो पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है, हर एक लैंग्वेज में जावा गार्बेज कलेक्टर होता है जहां आपको मेमोरी का परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है, ठीक है। तो पाइथन यूजेस ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यही ना, इसी की बात कर रहे थे अपन कि हम मेमोरी की टेंशन ही नहीं ले रहे, तो कौन ले रहा है, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। एंड हैज ए बुल्ट इन garbage collector that automatically manages memory by removing unused or unreachable objects from memory। तो कोई ऑब्जेक्ट आपने यूज कर लिया, वो काम नहीं आ रहा है पर आपने डिलीट किया नहीं, तो आप टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। कौन करेगा, वो गार्बेज कलेक्टर करेगा। सी में या सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे सी प्लस प्लस में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो उसे मैनुअली डिलीट करना पड़ता था। सी में अगर आप कोई पॉइंटर बनाते थे तो आपको फ्री करना पड़ता था, अगर आप नहीं करते तो वहाँ नहीं होता था, इसीलिए वहाँ मेमोरी डैगलिंग का प्रॉब्लम आता ही आता था, यहाँ नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया एम्बेडेड, है ना। तो पाइथन कैन बी एम्बेडेड इनटू अदर एप्लीकेशंस एज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलाउइंग अस टू यूज पाइथन विद इन अदर सॉफ्टवेयर। तो एक्सटेंसिबल बोल दो, एम्बेडेड बोल दो, एक ही बात है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड देन फाइनली परफॉर्मेटिव वाया सी एक्सटेंशन। तो कहीं पे भी अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज चीज़ों को और बेटर बनाना है तो आप वहाँ पे सी का कोड खुद लिख सकते हो। बात एम्बेडेड की ही है तो अब इसको एम्बेडेड बोल दो या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बोल दो। तो जब भी आपको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा आपको क्या करना पड़ेगा, सी का अपना खुद का कोड लिखना पड़ेगा। हाँ तो लिख सकते हो, अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्दो पाइथन इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, पाइथन का जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ड्रॉबैक बताया था, क्या बताया था, परफॉर्मेंस। पाइथन परफॉर्मेंस वाइज लो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आप उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, हाँ तो करो ना, कैसे करोगे, आप खुद उसके अंदर ही सी का कोड लिख दो। एक हमने सी के बने बनाए कोड को एग्जीक्यूट किया, उसने किसी और को एग्जीक्यूट किया, तो कितने सारे कन्वर्जन हो रहे हैं, पाइथन टू सी एंड सी टू अदर। अब उस कन्वर्जन को रिड्यूस करने के लिए आप उसी में इम्बेड कर सकते हो, उससे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। तो ऑल्दो पाइथन इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट, its performance can be significantly boosted by integrating C or C++ code or using libraries like C Python for faster execution। तो आप ऐसा कर सकते हो।
ठीक है, तो ये मेन फीचर्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया। अब इन फीचर्स को समझने के बाद अब जब आप पाइथन को पढ़ोगे तो हम हर एक फीचर को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने वाले, ठीक है, वो जो नेक्स्ट क्लास से हम करें।